बच्चों अच्छे से पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं, वो ज़रूरी है। ठीक, तो देखो नंबर मैं मानता हूँ किसी के कम किसी के ज़्यादा आ सकते हैं, पर आप अपनी तरफ से सही ढंग से ट्राई करें, बस वो ज़रूरी है। बाकी ठीक है, नंबर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना एफर्ट सही लगा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं काम में आ जाता है। जैसे अगर थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो मान लो जैसे कॉलेज में भी आप पहुँच गए, तो कॉलेज में भी पहुंचने से बस ये होता है कि एक स्टार्टिंग टैग मिल जाता है। ठीक है ना, कि मान लो जैसे सपोज कोई बंदा आईआईटी में पहुंचता है, कोई एनआईटी में पहुंचता है, कोई नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचता है, कोई प्राइवेट कॉलेज में पहुंचता है, तो ये है कि बस आपको एक टैग मिल जाता है। टैग से फ़ायदा ये कि जैसे अगर आप आईआईटीज़ में हो तो स्टार्टिंग वहाँ पे कंपनीज बहुत आती हैं, तो आपको स्टार्टिंग चांस अच्छा मिल जाता है। लेकिन उसमें भी ये रहता है कि जैसे मान लो सपोज आईआईटी कॉलेज में 400 बच्चे हैं, तो 400 बच्चों में मान लो जो बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं वो गिनती की 100 होंगी, तो उनमें भी जो बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं वही उसमें जा पाते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो एक नॉर्मल जॉब में ही जा पाते हैं, और जॉब में जाने के बाद भी वही बंदा एक्सेल कर पाता है जो या तो हार्ड वर्किंग बहुत हो या दिमाग से बहुत शार्प हो। मतलब कोई ना कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, या तो आप दिमाग से बहुत शार्प हो तो बात अलग है, और वरना आप हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हो, दो में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वही कि अब दिमाग तो हर किसी का अपना रहता है, वो जो आ गया सो आ गया, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है, तो एटलीस्ट उससे आप एक्सेल कर सकते हो। तो वो हैबिट होनी चाहिए कि भाई हम अपना टाइम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाए। तो खैर बच्चों, जैसे मैंने कई अपने फ्रेंड्स देखे हैं जो अच्छे खासे आईआईटी से पास आउट हैं, पर ठीक है बाद में उतना कुछ बेटर नहीं कर पाए। कई एक मान लो प्राइवेट कॉलेज से भी पास आउट है लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस कॉलेज से हो, स्टार्टिंग टैग बस अच्छा मिल जाता है। फाइनली आप बाद में क्या कर रहे हो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वो स्टार्टिंग से ही अगर आपके नेचर में कि हाँ मैं अच्छे से मेहनत करूँगा, तो वो सारी चीज़ें फिर आगे भी चलती रहती हैं। तो खैर बच्चों, अब जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों होमवर्क वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों मुझे बताओ फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हों उसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो, कोई भी डाउट हो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, ओके। सेकेंड एक्सरसाइज बच्चों, इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हों उसमें कहीं कोई दिक्कत हो, अगर नहीं दिया हो तो ठीक, पर अगर दिया हो तो बोलो बच्चों। ठीक है ना, ओके। ठीक है, 4A 13, और बोलो बच्चों 19, और ठीक है ना बच्चों, चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो बच्चों देखते हैं 13, 19। अच्छा हाँ, सॉल्ड एग्जाम्पल और मैंने बोला था, उसमें किसी में डाउट क्या? चलो अभी देख लेंगे, पहले ये कर लेते हैं फिर उसे देखते हैं। ठीक, 4A इसमें बच्चों 13। देखो बच्चों, स्फेयर ऑफ रेडियस ए मास एम रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन वी नॉट, इंक्लाइन प्लेन क्लाइम, रोल विदाउट स्लिपिंग, कितना वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें वही फंडा लगेगा। रोल्स वो दे भी रखा है, प्योर रोलिंग है, तो यहाँ काइनेटिक लिखोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल लिखोगे तो हाफ 2/5 mr², वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और बाद में किस में चली जाएगी एम जी एच। तो बच्चों एम सब तरफ से कट गए, ठीक है ना। देखना अगर मैं कहीं कोई मिस्टेक करूं तो मेरे हिसाब से बच्चों चलो अभी काट नहीं रहे हैं, अभी डायरेक्ट लिखते हैं। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो 7 mv² बाई 10 mgh, चेक करो। तो h बच्चों होना चाहिए 7v² बाई 10 g, 7v²बाई 10 g। अब इन्होंने लेंथ पूछा है या हाइट, वो देख लेते हैं। एज्यूमिंग दैट इट रोल्स हाउ फार अप,
तो साइड से बच्चों जो डेटा लग रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि वो लेंथ पूछ रहा है, हाउ फार। अब वैसा कोई डेटा है नहीं, तो बच्चों ये मान लो अगर एंगल थीटा है तो साइन थीटा होगा h बाई एल, तो एल अपने पास होगा h बाई साइन थीटा, तो एल हो जाएगा 7v² tan g साइन थीटा। बोलो बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो आंसर बच्चों अपने पास 7v² tan g साइन थीटा बी आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों 19 देखते हैं फिर हम। देखो होलो स्फेरिकल बॉल, तो ये होलो स्फेयर है, डेंसिटी रोल सब वो सब ठीक है, मैक्सिमम हाइट बच्चों इसमें हाइट पूछा है, तो बच्चों यही क्वेश्चन है, बस इसमें हम 2/5 की जगह क्या लगाएंगे, 2/3। तो अगर बच्चों मैं 2/3 लिखता हूँ, 2/3 तो 6 इधर आएगा, तो बच्चों मैं चलो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ 2/3, बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूँ एम वी स्क्वायर एम जी एच। ठीक है, तो 6 इधर है तो 3/6 5/6 एम जी एच, ये कट गए, तो h बच्चों 5v² अपॉन 6g, 5 स्पीड बच्चों अपने पास है 3 का स्क्वायर, 6 इंटू 10, तो बच्चों देखोगे 3 ये 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो 3/8, 3/8 अच्छा 3 कुल मिला के यहाँ तक सही है ना? ठीक है, उसके बाद तो खुद कर लेना कोई ना। बच्चों चेक करो, इसमें याद रहे आंसर सेंटीमीटर में पूछा है। ओके बच्चों मुझे फिर बताओ 4a, 4a उसमें कोई दिक्कत कहीं भी? ठीक है, अब आप कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल में बोल रहे थे, सॉल्ड एग्जाम्पल में बोलो कोई सा भी। अच्छा, तो सॉल्ड एग्जाम्पल में बच्चों किसी में भी कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है बच्चों, फिर चले हम आगे। ठीक है, ओके अब बच्चों ये क्वेश्चन आप अपने मॉड्यूल में अटेम्प्ट करो, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 45, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 45 बच्चों अगर क्वेश्चन में बताऊं तो वो ये वाला क्वेश्चन है, पेज 215 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 45। बच्चों जैसे सबसे पहले आप बॉटम पे स्पीड निकाल लो, स्पीड कैसे निकालोगे बच्चों, जो मैंने तरीका बताया है कि भाई काइनेटिक किस में आ जाएगी, पोटेंशियल में, या पोटेंशियल किस में आ जाएगी, काइनेटिक में। तो पहले बच्चों बॉटम पे स्पीड निकालो, स्पीड, और स्फेरिकल बॉल दिए तो जैसे अभी हमने लिखा था वैसे। फिर बच्चों तुमसे नॉर्मल पूछा है, तो नॉर्मल कैसे लिखोगे, एफ बनाओ, सेंटर की तरफ नेट फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v²/r, तो बिल्कुल वैसे ही करना है, करो बच्चों। जैसे सबसे पहले आप स्पीड निकाल लो, स्पीड निकालने के बाद वही जो अपना कंसेप्ट रहता है वो अप्लाई कर दो।
17/7। देखते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे ही किया। ठीक है, और कोई तुम्हारा निकला आदित्य? ओके, देखते हैं। ओके, चलो बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखना। देख लेते हैं बच्चों। देखो, लेट्स से, बच्चों ध्यान से देखना, इस सेंटर से डिस्टेंस मैंने h मानी, तो यहाँ सेंटर से डिस्टेंस ये h। तो बच्चों रेडियस एक तरीके से, जिस रेडियस में ये रोटेट कर रहा है वो अपने पास क्या हो गई, h। तो पार्टिकल नीचे कितना आया, mgh। किस में जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब mgh ये कट गए बच्चों, मैं लिख रहा हूं 7/10 mv स्क्वायर। v बच्चों यहां से आ गया 10gh/7 रूट। ठीक है ना, या v स्क्वायर लिख देता हूं, वो ये आ गया, या v स्क्वायर बाई h अपने पास आ गया 10g/7। v स्क्वायर बाई h एक तरीके से क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे अगर mg इधर, नॉर्मल इधर, सेंटर ये, तो सेंटर की तरफ n माइनस mg मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, 10g/7। वहां अगर मैं भेज दूंगा तो ये 17 mg/7। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत हो, समझ गए इसे? ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझो, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, कई बार बच्चों क्या होता है, जैसे इसमें तो खैर जरूरत नहीं पड़ी, बट बता रहा हूं, ये रेडियस दी है कैपिटल आर, इसकी रेडियस दी है स्मॉल आर, और आपसे पूछा कि बॉटम पे स्पीड बताओ, तो h तुम क्या लोगे, h कैपिटल आर माइनस आर। तो बिल्कुल प्रिसाइज बच्चों, खैर थोड़ा सा रुकते हैं, पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रहा हो तो पहले वो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ पाए ना? ठीक है, अब आगे की चीज अगर हम देखें तो ये कैपिटल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर, तो ये सेंटर से इस सेंटर की डिस्टेंस होगी r माइनस आर। तो कई बार बच्चों ऐसे बोलते हैं कि ये आर है, ये स्मॉल आर है, बॉटम पे स्पीड बताओ, तो तुम मान लो यहाँ से स्पीड तो निकल आएगी, लेकिन हाइट क्या लिखोगे, कई बार हम जल्दबाजी में कैपिटल आर रखते हैं जो कि गलत हो, वो क्या मानी जाएगी, r माइनस आर, r माइनस आर। समझ गए ना बच्चों? हालांकि कई बार स्मॉल स्फेरिकल बोल दिया तो उस स्मॉल आर को निगलेक्ट कर सकते हो, वो वही आ जाएगी। यहाँ तक बच्चों अभी कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चों हेडिंग लिख लो, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो बच्चों ये ऐसा टॉपिक होता है जिस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो समझते हैं। जैसे बच्चों मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे बच्चों मान लो कोई एक राउंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब ये कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैंने मान लिया इसका मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और बच्चों ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लो म्यू, ये एंगल थीटा। अब बच्चों अगर तुम इसे छोड़ोगे तो बच्चों मान लो अगर मैं किसी इंक्लाइन प्लेन पे, मान लो बच्चों जैसे यही ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ूंगा तो ये ऐसे घूमता हुआ नीचे आएगा, घूमता हुआ नीचे आएगा। तो बच्चों ये ऐसे घूमता हुआ नीचे आएगा, तो बच्चों बताओ ये जाएगा कहाँ पे, नीचे, तो एक्सीलरेशन कहाँ होगा, नीचे, घूमेगा किस तरफ, ऐसे। अब वही कहानी, अब अलोंग इंक्लाइन अपना क्या लगता है, mg sin थीटा, इधर
mg cos थीटा, इधर बच्चों कांटेक्ट पॉइंट पे नॉर्मल। अब फ्रिक्शन बच्चों कहाँ लगेगा कहीं भी मान सकते हो, लेकिन अभी मैं सही मान लेता हूँ, इस केस में फ्रिक्शन इधर ही लगेगा। या बच्चों याद रखो सेंटर पर फोर्स लगता है तो वहीं लग जाता है, खैर कोई नहीं, इसमें यहीं लगेगा, और तो कुछ है नहीं। अब बच्चों हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चों चलने के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, चलने के लिए, तो चलने के लिए बच्चों बताओ इक्वेशन क्या होगी? mg sin थीटा माइनस एफ एम ए। अब बच्चों टॉर्क की इक्वेशन जब भी लिखो तो टॉर्क ए अल्फा बच्चों अपने पास क्या होगा, प्योर रोलिंग लेके चल रहे हैं तो ए बाई आर। तो बच्चों बताओ नॉर्मल घुमाएगा, ध्यान से देखो, नॉर्मल घुमाएगा mg sin थीटा नहीं, mg cos थीटा नहीं, फ्रिक्शन किधर घुमाएगा, इधर ऐसे, तो फ्रिक्शन उधर घुमाएगा और अल्फा भी वही है, तो ये एक बार देख लिया लो वो सेम है या नहीं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एफ आर आई अल्फा, अल्फा ए बाई आर, तो फ्रिक्शन बच्चों आई ए बाई आर स्क्वायर सेकेंड, दोनों को जोड़ देता हूँ तो 1 + 2 जोड़ोगे तो mg sin थीटा बच्चों ए कॉमन ले लिया m + i/r², देखते रहना अगर कोई मिस्टेक दिखे, ए यहाँ से आ गया mg sin थीटा m + i/r²। तो एक बार बच्चों पहले इतना कंप्लीट कर लो फिर हम आगे डिस्कस करें। यहाँ तक कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो बच्चों, तो बच्चों कई बार सीधा सीधा ये फॉर्मूला पूछा गया कि इंक्लाइन प्लेन पे इसको छोड़ दिया, एक्सीलरेशन 2-4 ऑप्शन दे दिए, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला ही पूछा गया। फॉर्मूला बच्चों याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो 2 मिनट लगते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं। जैसे होता ये कि कई बार हम फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो अगर प्रैक्टिस ठीक हो तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप इंस्टेंटली ड्राइव कर सकते हैं। अब बच्चों एक्सीलरेशन ये आ गया। अब बच्चों मान लो अगर आपसे अल्फा पूछा जाए तो वो a/r निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब मान लो आपसे फ्रिक्शन पूछता है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन है बच्चों IA/r²। तो बच्चों देखना इसमें मैं I/r² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो I/a तो यही है, r² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला r² कट के यहाँ आ जाएगा और एक i ऊपर आ जाएगा। तो अगर बच्चों मैं फ्रिक्शन लिखता हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ mg × i sin थीटा, और I/r² से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा mr² और प्लस i, ये फ्रिक्शन आ जाएगा। हाँ I mg sin थीटा, I से मेरा मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब बच्चों ये प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग में बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक। प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन अपना क्या होता है, स्टैटिक। तो फॉर प्योर रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, यानी कि फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू। और बच्चों बताओ नॉर्मल यहाँ कितना होगा, mg cos थीटा। क्लियर है बच्चों?
तो अब समझो, या मैं इधर लिख देता हूँ। फ्रिक्शन बच्चों अपने पास कितना आया, आई एम जी साइन थीटा एम आर स्क्वायर प्लस आई लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो बच्चों हमसे कई बार पूछा जाता है मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों यहाँ से निकालोगे तो mg तो कट गए, टेन थीटा अपॉन आई, या ठीक है आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो मिनिमम चाहिए तो बस बराबर इक्वल टू ले लोगे। तो इतना बच्चों और कर लो, फिर देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम समझते हैं। तो वो बच्चों देखो, ठीक है, तो वो बच्चों समझो, फिर बाद में रहेगा तो एक आध में लिखवा दूंगा, तो केवल अब फिलहाल समझो। मेनली बच्चों क्वेश्चंस क्या होते हैं इस पे फोकस करो बच्चों। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, कुछ ऑब्जेक्ट्स की, तो जैसे बच्चों मान लो रिंग, रिंग, फिर मान लो बच्चों होलो स्फीयर, एचएस से क्या मतलब है, होलो स्फीयर। फिर मान लो बच्चों डिस्क, या रिंग के साथ में एक और लिख रहा हूं, रिंग, या मान लो बच्चों होलो सिलेंडर। रिंग और होलो सिलेंडर सेम ही होते हैं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, होलो सिलेंडर का भी एम आर स्क्वायर, तो वो सेम रहते हैं, तो उनके सारे रिजल्ट सब सेम रहेंगे। होलो स्फीयर, डिस्क, ऐसे बच्चों सॉलिड सिलेंडर, वो भी वही रहता है। अब स्फीयर यानी कि सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो ये मान लो अपने पास चार ऑब्जेक्ट मान लो, जनरली ये चार रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों समझो रिंग एंड होलो सिलेंडर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। होलो स्फीयर, एचएस से मेरा क्या मतलब है, होलो स्फीयर। डिस्क एससी सॉलिड सिलेंडर, एसएस मतलब सॉलिड स्फीयर। अब एक चीज और समझो, कभी भी एग्जाम में स्फीयर लिखा है, स्फीयर, या किसी भी क्वेश्चन में स्फीयर लिखा है, तो उसका मतलब सॉलिड स्फीयर होता है। केवल स्फीयर लिखा है उसका मतलब सॉलिड स्फीयर होता है। ऐसे केवल सिलेंडर लिखा है तो उसका मतलब सॉलिड सिलेंडर ही होता है। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई सिलेंडर दे दिया है सॉलिड है या होलो है, स्फीयर दे दिया है सॉलिड है या होलो। केवल स्फीयर सॉलिड स्फीयर होता है, केवल सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर होता है। ये क्लियर है। अब बच्चों मान लो एक बार सबके मास और सबकी रेडियस सेम है, सबके मास और सबकी रेडियस सेम है, तो बच्चों अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों अपने पास होता है एम आर स्क्वायर, इसका बच्चों होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, इसका बच्चों एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसका 2/5 एम आर स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम बोल सकते हैं 1 एम आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 0.66 एम आर स्क्वायर, 0.5 एम आर स्क्वायर, 0.4, सही लिखा है ना, हाँ 0.4 एम आर स्क्वायर। तो अब बच्चों बताओ अगर मैं मास और रेडियस सबकी सेम लेता हूँ, मास और रेडियस सबकी सेम लेता हूँ, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है और सबसे ज्यादा, रिंग या इसका, ठीक है। अब बच्चों इधर हम फोकस करते हैं, मास और रेडियस सेम है, मास और रेडियस सेम है, तो ऊपर वाली चीज सेम है, यहां आप लिखोगे आई, तो बच्चों ज्यादा आई होगा, ज्यादा आई होगा तो ए क्या होगा, कम, ज्यादा आई तो ए क्या होगा, कम, ज्यादा आई ए कम। तो बच्चों आई ज्यादा
आई सबसे ज़्यादा इसका है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, सबसे कम। तो अगर मैं एक्सीलरेशन का ऑर्डर लिखता हूँ तो मान लो इनको 1 2 3 बोल देता हूँ, ठीक है ना, या ए आर लिख दिया इसे, ये सबसे कम होगा। फिर मैं बोल सकता हूँ इसका आ जाएगा ए होलो स्फीयर, फिर मान लो ए सॉलिड सिलेंडर और या डिस्क जो भी मान लो, और ए ये क्लियर है। तो बच्चों अब मुझे बताओ सबसे कम एक्सीलरेशन किसका है और सबसे ज्यादा, ठीक है, तो जिसका कम एक्सीलरेशन है मतलब वो स्लो चलेगा। तो आपसे ये पूछते हैं कि भाई कौन सबसे पहले पहुंचेगा, कौन सबसे पहले नीचे पहुंच जाएगा। मान लो ऊपर से छोड़ा है स्फीयर और सबसे बाद में रिंग, क्लियर है। अच्छा तो इनको मैं 1 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों जस्ट ए मिनट, कौन सा क्वेश्चन निकालोगे अभी, जस्ट 5 मिनट में मैं भी आता हूँ। आप 1 2 जब तक क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन कौन से करोगे बच्चों, ओके बच्चों प्रॉब्ली ये मैंने होमवर्क में दिया होगा, बट अगर नहीं किया हो तो अभी कर लेना। सेकेंड एक्सरसाइज, इसमें बच्चों क्वेश्चन 48 एक ये कर सकते हो। और अगर बच्चों देखो बच्चों इसे सेकेंड एक्सरसाइज में ही 42 41 42 41, ठीक है, और बच्चों मान लो 32, जस्ट एक बार ट्राई करना, मैं अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक।
खैर बच्चों वापस यहीं पे आते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक्सीलरेशन हमने कंपेयर कर लिया कि रिंग का सबसे कम उसका सबसे ज़्यादा। तो एक्सीलरेशन कम से क्या मतलब है कि भाई ये सबसे स्लो चलेगा, ये सबसे फास्ट चलेगा। अब सबसे स्लो चलेगा तो सबसे लेट पहुंचेगा। तो हमसे कई बार पूछते हैं कि भाई कौन सबसे पहले पहुंचेगा, कौन सबसे बाद पहुंचेगा। तो बच्चों इस सिचुएशन में बताओ पहले कौन पहुंच रहा है और लास्ट में रिंग, ठीक है। ओके, अब बच्चों जो पहले पहुंचेगा ऑब्वियस सी बात है वो फास्ट ही चलेगा। तो अगर पूछा जाए कि बॉटम पे सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, सॉलिड स्फीयर, और सबसे कम रिंग। अब बच्चों मान लो मासेस सबके सेम, अगर पूछा जाए कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्पीड ज्यादा मतलब सॉलिड स्फीयर, सबसे कम इसकी। क्लियर। तो बच्चों फिर समझो, सबसे कम टाइम ये ले लो, ज्यादा कम टाइम ये, टाइम कम है तो स्पीड सबसे ज्यादा इसकी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी। क्लियर। मास सेम है, सबको सेम हाइट से छोड़ा, मास सेम है, सबको सेम हाइट से छोड़ा। अब बच्चों सोच के बताओ बॉटम पे मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सॉरी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी से मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो बॉटम पे टोटल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबकी से क्यों होगी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल कम होगी उसकी रोटेशनल। सही है। देखो हम h हाइट से छोड़ रहे हैं तो बॉटम पे सबकी एनर्जी क्या होगी, mgh। बॉटम पे सबकी एनर्जी क्या होगी, mgh। तो बॉटम पे सबकी एनर्जी mgh, तो जिसकी ट्रांसलेशनल ज्यादा है उसकी रोटेशन अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज क्लियर है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि हम रिलेट करके कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से वापस से समझना, हाँ मैं कुछ कहने वाला था, ठीक है। ये चीज क्लियर है। ओके, अब बच्चों थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ, मान लो मासेस सेम नहीं, मासेस सेम नहीं, इसका मास मान लो बच्चों m, 2m, 3m, 4m, मासेस सेम नहीं। अब बताओ एक्सेलरेशन किसका सबसे ज्यादा कम, मास पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, मेन चीज ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ m रखोगे, m रखोगे, यहाँ mr स्क्वायर, 2m वो कट जाएंगे तो मासेस से फर्क नहीं पड़ता। मान लो बच्चों रेडियस अलग अलग है, उस पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों रेडियस भी आप जब रखोगे तो उस पर भी इंडिपेंडेंट, जैसे यहाँ r तो mr स्क्वायर, 2r तो वो कट जाएंगे, तो मास या रेडियस से फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही है। हाँ काइनेटिक एनर्जी में जरूर फर्क पड़ जाता है क्योंकि वो mgh यूज होता है, बाकियों में फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे समझ पाए ना, ठीक है। अब बच्चों मुझे वापस बताओ, इसी में बच्चों फिर पूछा जाता है, कई बार क्या होता है, मैं रटा होता है कि सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा, रिंग सबसे बाद में पहुंचेगा। अब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो समझना, ठीक है ना। बच्चों ये चार ऑब्जेक्ट हैं, इनको स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिया, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिया। अब सबसे पहले कौन पहुंचेगा, मास सेम है, क्यों पहुंचेंगे, सही है। बच्चों स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कोई भी घूमेगा नहीं, सब फिसलते हुए जाएंगे, फिसलते हुए जाएंगे तो सबके सब साथ पहुंच जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, अब जैसे कई बच्चे जल्दबाजी में पढ़ते हैं, अधिकतर के दिमाग में रटा होता है कि सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचता है, तो उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा कि भाई वो स्मूथ है या नहीं है, उन्हें लगा सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचता है, सीधा सॉलिड स्फीयर टिक करो, जो कि गलत होगा। क्योंकि अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो सब साथ साथ पहुंच जाए। इसको याद रखने के लिए बच्चों ऐसे याद रख सकते हो कि इनमें सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, 0.4 0.5, तो इसका सबसे कम है, इसका सबसे कम है, तो ये आसानी से घूम सकता है, आसानी से घूम सकता है, तो लुढ़क के जल्दी नीचे पहुंच जाएगा। अब ये याद है तो फिर वो बाकी कर लो। बच्चों समझ पाए इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों कुछ और चीजें फिर समझते हैं, ठीक है। बच्चों जैसे हम इस पे आते हैं, इस पे
फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों समझना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, लेट से मैंने रिंग रखा, रिंग, तो mr² कट गया, तो tan थीटा बाई 2 यानी कि 0.5 tan थीटा, तो इसमें बच्चों फ्रिक्शन कितना आया 0.5 tan थीटा। बच्चों लेट से मैंने ये रखा, तो बच्चों देखना 2/3 mr², तो mr² सब कट गए, 3/5 बच्चों कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ तो पा रहे हो ना, 2/3 तो 3/5 मतलब 3/5 0.6, चेक करते रहना अगर मैं कहीं मिस्टेक करूँ, tan थीटा। फिर ये रखता, तो mr²/2 2/3 0.66 tan थीटा। अब इसको रखता हूँ 2/5, तो 2/5 mr² तो कट गए, 5/7 तो 0.7 मान लो, कुछ 0.7 मान लो, 0.71 मान लो, चाहो तो कितना 71 ही आएगा ना, tan थीटा। ये 0.60 था, हाँ सही है, कोई नहीं, ये 0.60, ये पॉइंट, ठीक है, ये क्लियर है। अब बच्चों बताओ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये है, लेट से थीटा 45 मान लो, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये आ गया, ठीक है। अब मान लो आपसे मैंने बोला कि भाई जो इंक्लाइन प्लेन है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.8 है, तो कौन कौन प्योर रोलिंग करेगा, सारे के सारे करेंगे, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब मान लो बच्चों मैंने बोला कि म्यू सपोज 0.68 है, कौन कौन प्योर रोलिंग करेगा, सॉलिड स्फीयर को छोड़ के बाकी से, क्योंकि उसको 0.7 चाहिए। मान लो बच्चों मैंने बोला कि 0.63 है, कौन करेगा, ठीक है। मान लो बच्चों कुछ 0.55 है, कौन करेगा, रिंग करेगी। मान लो 0.45 है, एक भी नहीं करेगा, समझ गए बच्चों। अगर ये प्योर रोलिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। स्लाइडिंग में फ्रिक्शन कौन सा लगता है, काइनेटिक। तो मान लो अगर ये वाली सिचुएशन, ये वाली, तो बताओ कौन प्योर रोलिंग करेगा, कोई भी नहीं, तो सब घिसेंगे, घिसेंगे तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। तो उस केस में mg sin थीटा नीचे, म्यू mg cos थीटा ऊपर, सब पे एक्सीलरेशन क्या लगेगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, सबका एक्सीलरेशन सेम होगा, सब साथ पहुंचे। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लो इससे कम है, तो सब स्लाइड करते हुए जाएंगे, सबका वही रहेगा। मान लो बच्चों लेट से फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये है, तो सब प्योर रोलिंग करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगेगा। मान लो बच्चों फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.63 है, तो ये दोनों नहीं करेंगे, ये दोनों करेंगे, तो इन दोनों का उससे एक्सीलरेशन लिखोगे, इन दोनों का किससे लिखोगे, वही g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। बोलो बच्चों ये सारी चीजें समझ गए ना, कहीं कोई दिक्कत, ठीक। अब बच्चों मान लो स्पीड पूछते हैं, तो v² = u² + 2a से निकाल सकते हो, या फिर बेटर मेथड ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन, mgh = उससे कर लो, वो ज्यादा बेटर है, आसान पड़ता है, क्लियर है, ठीक है। और तो बच्चों खैर यही सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों ये 0.63 है, ये दोनों स्लाइड करेंगे, ये दोनों प्योर रोलिंग, तो ये दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा, इन दोनों में से। अगर इतना है, देखो अगर इतना है, हाँ तो फिर वो पहुंच जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में कौन पहुंचेगा, बराबर, क्योंकि वो घिसेंगे। बच्चों समझ गया ना। तो कुल मिला के अब मैं कंक्लूड करता हूँ, कंक्लूजन बच्चों ये है, ये अपना दो इक्वेशन लिखना आना चाहिए, दो इक्वेशन लिखना आता है तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन को रख दो फ्रिक्शन आ जाएगा। प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन इससे कम चाहिए, तो इसकी कंडीशन निकल आएगी। अब इससे रिलेटेड
जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो फिर आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। सिचुएशन बच्चों क्लियर है? चले बच्चों आगे, इससे बच्चों फिर मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना? कुछ थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक बच्चों, एक सेकंड। देखो वापस बताता हूँ, समझो। इस पर फोकस करो। रिंग के लिए यहाँ क्या रखोगे? एम आर स्क्वायर। देखना, एम आर स्क्वायर टेन थीटा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कट गए तो नीचे 2 1/2 मतलब 0.5। तो ऐसे ही बाकी रख के देखोगे तो ये सब आ जाएंगे। इतना समझ गए ना? ठीक है। अब लेट से मैंने एक बार थीटा 45 मान लिया, तो टेन थीटा कितना होगा? 1, तो 0.5 0.6 ये आ गया। अब मान लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.8 है। मैंने पूछा कौन प्योर रोलिंग करेगा, तो सारे कर जाएंगे क्योंकि इसके लिए 0.71 चाहिए, तो उससे ज़्यादा ये सब कर लेंगे। सब कर लेंगे तो यही फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब मैंने बोला कि भाई फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.68 है, तो इसको 0.71 चाहिए, 0.68 है, तो ये नहीं करेगा। नहीं करेगा तो घिसेगा, घिसेगा तो अब इसका एक्सीलरेशन क्या लिखोगे? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। बाकी सब के लिए यही फॉर्मूले लगेंगे। अब मान लो मैंने दिया कि ये 0.63 है, तो ये दोनों नहीं कर पाएंगे, तो इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या लिखोगे? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ये नहीं फॉर्मूले से। ऐसे ही मान लो मैंने दे दिया 0.55 है, तो ये तीनों ही नहीं कर पाएंगे, तो इनका mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपॉन m, ये इसी फॉर्मूले से। और मान लो अगर मैंने 0.4 दे दिया तो कोई भी नहीं कर पाएगा, तो सबका एक्सीलरेशन सेम होगा, सब एक साथ पहुंचे। समझ गए ना? ठीक है बच्चों, अभी यहां तक कोई कंफ्यूजन? बच्चों इसे हटा दूं अभी, ठीक है ना? हटा दूं ना? ठीक है। अब बच्चों इस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं, तो वो बच्चों देखो, ए ड्रम ऑफ रेडियस r एंड मास m रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग अलोंग ए इंक्लाइंड प्लेन थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों बताना है क्या करेगा। एक बार ऑप्शन रीड करो फिर देखते हैं। बच्चों देखो डिक्रीज, एक बार देखते हैं बच्चों। जैसे वही इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो ये स्लाइड करके नीचे आ रहा है, तो स्लाइड करके अगर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन क्या करता है? mg sin थीटा को कम करता है, तो यानी कि ट्रांसलेशन वाले को कम कर रहा है, और ऐसे घुमाता है तो रोटेशन को घुमाता है, तो
तो आप देखते हैं डिक्रीज रोटेशनल वो गलत है, डिसिपेटेड एनर्जी वो भी गलत है, डिक्रीज रोटेशनल मोशन वो भी गलत है, कन्वर्ट ट्रांसलेशनल वो सही है। बच्चों इसे समझ पाए, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसे देखो बच्चों, एक बार ट्राई करो। रोल्स अप, an inclined plane reaches some height then rolls down, the direction of friction force। तो ये बच्चों आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पहले पूछा गया था, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सोचो एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन समझ गया ना? जैसे बच्चों सिचुएशन ये है कि एक सिलेंडर को ऊपर धक्का दे दिया, तो वो ऐसे घूम घूम के जा रहा है, रुका, और रुकने के बाद ऐसे घूम घूम के वापस आएगा। तो पहले ऊपर जा रहा है, अब नीचे आ रहा है, तब आपको सोचना है क्या होगा। हाँ हाँ, आदित्य तुम बोलो, तुम बी क्यों लग रहा है बताओ। देखो देखो समझो, इसमें मिस्टेक है। ऊपर वो जा रहा है तो आप ये कह रहे हो कि ऊपर एक्सेलेरेशन चाहिए, नहीं, वो इनर्शिया की वजह से जा सकता है। अब जैसे मान लो मैंने इसको यूं फेंका, नहीं बताता हूँ। जैसे मैंने यूं फेंका, ये ऊपर जा रहा है, इस पर फोर्स कौन सा है ऊपर? कोई नहीं, फोर्स तो नीचे है, तो उसकी स्पीड कम होती जा रही, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो आंसर सही है, लेकिन रीजनिंग उसमें ये सही नहीं होगी कि वो ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सीलरेशन ऊपर है, वो रीजन नहीं है। हाँ, और बच्चों एक सेकेंड, आंसर बी, तुम बताओ तुम्हें क्यों लग रहा है? आंसर बी है, आंसर बी। रीजनिंग बस मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। हाँ, जो देखते हैं, और बच्चों कोई बताना चाहे? अच्छा चलो आदित्य तुम बताओ, नीचे आएगा तब फ्रिक्शन ऊपर क्यों लगेगा? हाँ सही है, देखो नीचे आएगा तब क्या होगा, रुक गया, अब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो बच्चों अगर हम फोर्सेस देखें, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, नॉर्मल, सेंटर के अबाउट देखो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, तो घुमाने वाला कोई चाहिए, और ऐसे घुमाने वाला चाहिए। फ्रिक्शन अगर मैं यहाँ मान लूँगा तो वो उल्टा घुमाएगा, मुझे ऐसा चाहिए कि वो इधर घुमा सके, तो फ्रिक्शन यहाँ होना चाहिए। अब नीचे आते समय फ्रिक्शन ऊपर होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे आते समय फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर। अब ऊपर जाते समय का देखते हैं, देखो अभी भी वही कहानी है, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, नॉर्मल। अब समझो ये ऐसे जा रहा है घूमते हुए, तो बच्चों बताओ इसका ओमेगा कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो ओमेगा को कम करने के लिए कोई टॉर्क चाहिए, इनमें से तो कोई टॉर्क दे नहीं रहा है। मान लो फ्रिक्शन इधर है तो वो बढ़ा देगा, वो बढ़ा देगा, तो फ्रिक्शन ऐसे होना चाहिए कि वो इस ओमेगा को कम कर सके। तो फ्रिक्शन अगर इधर होगा तभी वो ओमेगा को कम कर सकता है। तो रीजनिंग ये होगी कि हमें ओमेगा को कम करना, क्योंकि ऊपर जाने पर रफ्तार कम होगी, तो ओमेगा कम होगा, ओमेगा को कम करने के लिए हमें उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क चाहिए, उस वजह से फ्रिक्शन अपना आगे लगेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? तो उसका एक्सीलरेशन तो नीचे ही है, एक्सीलरेशन ऊपर नहीं है, इन दोनों में से यही ज्यादा होगा, ठीक है ना? क्योंकि रफ्तार कम हो रही है तो एक्सीलरेशन नीचे होना चाहिए। अभी बच्चों क्लियर है ये? ठीक है ना? इसे हटा देता हूं बच्चों। अब इसे बच्चों देखो, एक बार ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए जो ठीक क्वेश्चन है मुझे डिस्कस करना है, वो मैंने क्रॉप करके इसी में लगा दिए,
जिससे कि आप क्वेश्चन नंबर लिख के उससे आपका काम चल जाएगा। बट नॉट सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। तो बच्चों तुम्हारे पास एक तो सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है, सेम बट नॉट सफिशिएंट टू प्योर रोलिंग। अब स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे किसकी होगी वो निकालनी। तो बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ, दोनों के लिए प्योर रोलिंग नहीं हो रही, नहीं हो रही है तो वो घिस रहे हैं, घिस रहे हैं तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन दोनों के लिए क्या आएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपॉन m, मतलब सेम होगा, सेम आएगा। तो बॉटम पे कौन पहले पहुंचेगा, साथ में पहुंचेंगे, बॉटम पे वो साथ में पहुंचेंगे तो सेम स्पीड से पहुंचेंगे क्या, सेम स्पीड से पहुंचेंगे। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सेम होगी। तो इस केस में अगर मैं पूछता हूं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है, सेम है, स्पीड बॉटम पे दोनों की सेम है। लेकिन हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा तो अब हमें रोटेशनल कंपेयर करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ फिर मैं डिस्कस करता हूं। समझ गए ना क्वेश्चन, ट्रांसलेशन तो मैंने रिलेट कर दी वो बराबर है, अब रोटेशनल जिसकी कम ज्यादा होगी उससे फैक्टर डिसाइड होगा, तो वो थोड़ा सा आप सोचो फिर मैं डिस्कस करता हूं। ट्रांसलेशन सेम होगा, जाने में टाइम सेम लगेगा, स्पीड सेम होगी, वो हमने देख लिया क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब रोटेशन को हम कैसे रिलेट करेंगे, जिसकी रोटेशन कम उसकी ओवरऑल कम, जिसकी रोटेशन ज़्यादा ओवरऑल ज़्यादा, बस उसको थोड़ा सा रिलेट करना। ओके, सबसे ज़्यादा देखो, मुझे पता नहीं, रीज़न सोचते हैं। हाँ, आपको अगर सॉलिड स्फीयर कम या ज़्यादा, पहले तो ये बताओ, कम, सबसे कम सॉलिड स्फीयर। अब रीजनिंग मुझे बताओ, आई सबसे कम है, ठीक है, देखते हैं। आप ये कह रहे हो कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये सबसे कम है, ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत ये कि अभी आपको ओमेगा के बारे में कुछ थोड़ी पता है। या तो आप दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाओ तो आंसर जस्टिफाई कर पाओगे, अकेले आई को देख के नहीं बता पाओ। रीज़न बताओ, मतलब होलो स्फीयर की कम या ज़्यादा ये बताओ, कम। अब बताओ रीज़न। क्यों कम होगा, रीजनिंग कोई नहीं, और बच्चों बताओ। चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसलेशन टाइम ये सब सेम है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझो बच्चों, देखना, ये अपना इधर mg sin थीटा, mg cos थीटा नॉर्मल, और यहाँ फ्रिक्शन दोनों पे म्यू mg cos थीटा ही लगेगा। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत। अब बच्चों इसके अबाउट बताओ, देखो ट्रांसलेशन से हमें मतलब नहीं है, वो हो चुका, अब हम केवल रोटेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो बच्चों बताओ, mg sin थीटा का टॉर्क नॉर्मल, इसका 0, तो टॉर्क अगर मैं लिखता हूं तो दोनों के लिए म्यू mg cos थीटा इंटू आर, ये क्लियर है। तो बच्चों दोनों के लिए टॉर्क अपना क्या है, ये है, दोनों के लिए अपना टॉर्क सेम है। अब समझो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखता हूं तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं एल स्क्वायर अपॉन 2आई, एल स्क्वायर अपॉन 2आई, कोई सा भी लगा सकते हैं, मान लो मैं ये वाला लगा रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, टाइम कौन ज्यादा ले रहा है पहुंचने में, टाइम तो सेम है, टाइम सेम है, तो बच्चों होगा क्या, डेल्टा एल
इक्वल टू टॉर्क dt। तो शुरू में मान लो 0 था, तो एक तरीके से L क्या हो गया, टॉर्क dt। टॉर्क सेम है, टाइम सेम, टॉर्क सेम है, टाइम सेम, तो एंगुलर मोमेंटम बॉटम पे दोनों का क्या होगा, सेम होगा। एंगुलर मोमेंटम बॉटम पे दोनों का सेम होगा, तो जिसका I कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका I कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज्यादा होगी। अब I कम अपना होता है सॉलिड स्फीयर का, तो उसकी रोटेशनल ज्यादा होगी, रोटेशनल ज्यादा होगी तो फिर ओवरऑल भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसलेशन तो दोनों की सेम। अब मैं आंसर देखूं तो मुझसे पूछा क्या है वो देखते हैं, स्मॉलेस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट आ रही है सॉलिड स्फीयर की, तो स्मॉलेस्ट आएगी अपनी होलो स्फीयर की। डिस्क भी देखिए, खैर कोई नहीं, ठीक है ना, समझ गए ना बच्चों। वापस समझो, ट्रांसलेशनल सबकी सेम है, mg sin थीटा नॉर्मल, mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, इसके अबाउट सबके टॉर्क 0 है, बस फ्रिक्शन का ही है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क ये आए। याद करो एंगुलर मोमेंटम टॉर्क dt का इंटीग्रेशन, टाइम सबके लिए सेम है, टॉर्क सेम है तो L सेम होगा, L सेम है तो I के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी सबसे कम आएगी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो, तो रोटेशनल जिसकी कम है उसकी ओवरऑल भी कम हो जाएगी। अभी बच्चे इसे समझ पाए, इसमें कहीं कोई दिक्कत, चले आगे बच्चों, चिकन। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसे बच्चों हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, या कई बार इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ये बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ये चीज क्लियर है। अब होता क्या है बच्चों वो हम समझते हैं, थोड़ा सा पहले इतना कर लो, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट इस पे चल रहा है, तो बच्चों घूम भी रहा है और चल भी रहा है, तो इसमें दोनों तरह के मोशन इन्वॉल्व है, दोनों तरह के मोशन इन्वॉल्व है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, मान लो इस चीज को लेते हैं, ये ऐसे घूम रही है, बच्चों बताओ जहां ये हिंज है उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, 0, तो जिस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है उसके अबाउट ये क्या करती है, प्योर रोटेशन, उसके अबाउट ये क्या करती है, प्योर रोटेशन। तो इस पॉइंट के अबाउट आप इसे ट्रांसलेशन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, प्योर रोटेशन। तो बच्चों जो पॉइंट रेस्ट पे होता है, जो पॉइंट रेस्ट पे होता है उसके अबाउट क्या होता है, प्योर रोटेशन, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों बताओ ये प्योर रोलिंग कर रही है, कौन सा पॉइंट रेस्ट पे होता है, बॉटम वाला। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं, तो कई जगह इसका काफी फायदा मिल जाता है, उसमें हम ये यूज करते हैं। यूज क्या करते हैं वो समझो, देखो जो पॉइंट अपना इसमें रेस्ट बॉटम वाला है उसकी स्पीड क्या है, 0, तो उस पॉइंट को हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मान लेते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन कर रहा है, प्योर रोटेशन मतलब उस इंस्टेंट पे यहाँ पे हिंज मान के ऐसे रोटेट करता हुआ मान सकता। नॉर्मली तो उसमें दोनों मोशन है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि वो यहाँ हिंज है और इसके रिस्पेक्ट में यूं प्योर रोटेशन कर रहा है, समझ गए ना बच्चों, ओमेगा वगैरह सब कुछ वही रहेगा। तो ICOR क्या होता है, ICOR बच्चों हो जाता है वो पॉइंट जिसके अबाउट हम कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन को प्योर रोटेशन मान सकते हैं। तो बच्चों बस एक सेकेंड, अब बच्चों पॉइंट बना के आप इसमें लिख लो एक बार, इट इज ए पॉइंट अबाउट विच कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन अपीयर एज प्योर रोटेशन मोशन with same angular speed and same angular acceleration। अब ये किसी इंस्टेंट पे डिफाइन होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी। जैसे बच्चों ये इस पे चल रहा है तो कांटेक्ट पॉइंट बदलता जा रहा है,
तो जब यहाँ कांटेक्ट पे तो ये यहाँ कांटेक्ट पे तो ये यहाँ कांटेक्ट पे, तो वो इंस्टेंटली बदलता जाएगा, ठीक है। अब प्योर रोलिंग में बच्चों वो सिंपली क्या हो जाएगा, जो ग्राउंड पे कांटेक्ट पॉइंट होगा वही अपना हो जाएगा। हाँ बच्चों शायद कोई कुछ पूछ रहा था। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बॉटम को रेस्ट पे रख के फिर उसके पे घुमाया, सर आप उसे टॉप पे नहीं टॉप कर देना। देखो ऐसा मैंने क्यों किया वो समझो। बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड प्योर रोलिंग में क्या होती है, 0। टॉप की क्या होती है, 2v। तो ICOR वो पॉइंट होता है जिसकी स्पीड 0 हो। तो 0 स्पीड का पॉइंट प्योर रोलिंग में केवल बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, उस वजह से हम उसे कंसीडर कर रहे हैं। हम अपने मन से कोई नहीं मान रहे, हमें पता है कि वो पॉइंट प्योर रोलिंग में रेस्ट पे होता है, उस वजह से हम उसे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कर लो। तो बच्चों जो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड इट इज कांटेक्ट पॉइंट विद ग्राउंड, इस चीज को हम यूज कर लेते हैं और कई क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। उससे हम अपनी स्टेप्स कम कर सकते हैं, थोड़ा आसानी से आंसर आ जाता है, ठीक है ना। समझ गए बच्चों। अब बच्चों इसके अगर हम एप्लीकेशन देखें, तो एप्लीकेशन अगर बच्चों हम देखें तो सबसे पहले बच्चों जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, आपको इन 3 पॉइंट की स्पीड कंपेयर करनी है। तो अब बच्चों समझते हैं, समझ गए ना। एक तरीका क्या है, हम चलने की वजह से हर एक की मानेंगे v, v v, घूमने की वजह से ऐसे ओमेगा इसकी रेडियस, ओमेगा इसकी रेडियस, ओमेगा इसकी रेडियस। कैलकुलेट कर पाना टफ है क्योंकि ओमेगा आर सेम नहीं है। दूसरी चीज एंगल का भी काफी दिक्कत है। तो कुल मिला के ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। अगर आपको ICOR की नॉलेज होगी तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे बच्चों आप वो समझो। हम एक तरीके से इसको यहाँ पे हिंज मानेंगे, हिंज मानेंगे और मानेंगे अब वो रोलिंग नहीं कर रहा, वो प्योर रोटेशन कर रहा है ओमेगा से। वही ओमेगा जो यहाँ रहता है वही ओमेगा, कोई नया ओमेगा नहीं है, वही ओमेगा। समझ गए ना बच्चों। अब प्योर रोटेशन है, अब रोलिंग वोलिंग नहीं है, प्योर रोटेशन है। जैसे आपने यहाँ कील लगा दी हो वैसा है। तो कील लगा दी तो अब r डिस्टेंस पे स्पीड क्या लिखोगे, इधर इसकी स्पीड होगी ऐसे, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ओमेगा r, इसकी स्पीड होगी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ओमेगा r2 मान लो, इसकी स्पीड बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ओमेगा r3। अब बच्चों बताओ किसका r ज्यादा है, Q का, बस उसका आंसर हो गया। तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी और सबसे कम इसकी। तो हम बोलेंगे P सबसे कम, फिर C, फिर Q, खत्म। और वैसे भी हम कर सकते थे पर उसमें दिक्कतें ज्यादा आती। बच्चों समझ पाए अभी इसमें कोई डाउट। अब इसी में बच्चों फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यही ऑब्जेक्ट है, मान लो बच्चों इसकी स्पीड सेंटर वाले की, सेंटर वाले की किधर होगी और कितनी होगी, ओमेगा r इधर। अब आपसे पूछा उन सारे पॉइंट्स का लोकस बताओ जिसकी स्पीड यही हो। तो बच्चों r रेडियस को लेके तुम एक सर्कल बना दो, ये सब मान लो r डिस्टेंस में है। तो
इन सब की स्पीड क्या होगी, वही ओमेगा आर या वी, वी इक्वल टू ओमेगा आर होता ही। तो आपसे पूछा उन सारे पॉइंट का लोकस बताओ विच हैव सेम स्पीड एज सेंटर ऑफ मास, तो वो आर रेडियस का ये सर्कल बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों आपसे अगर ये पूछते हैं एरिया बताओ जिनकी स्पीड v से ज्यादा है और एरिया जिनकी स्पीड v से कम है, तो कौन सा एरिया ज्यादा होगा, ऊपर वाला। तो आपसे पूछा उन पॉइंट्स का एरिया ज्यादा है जिनकी स्पीड v से कम है या v से ज्यादा वाला, तो इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी स्पीड v से कम है, ऊपर वाले पॉइंट्स की स्पीड v से ज्यादा है। ठीक है बच्चों? अब और समझो, ऐसे आधा काट दिया, प्योर रोलिंग, नीचे वाले ऊपर वाले, बताओ किन की स्पीड ज्यादा है, ऊपर वालों की। आपसे पूछा ऊपर आधा नीचे आधा, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ऊपर वाले आधे की। तो उस तरह की सिचुएशन में बच्चों हम यूज कर लेते हैं। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? अब बच्चों मान लो अगर हम अपने पुराने रिजल्ट्स यूज करना चाहें, पुराने रिजल्ट्स, तो पुराने रिजल्ट्स बच्चों हमने सीखे थे, बस मैं एक बार क्रॉस चेक करवा रहा हूं कि इससे भी आंसर वही आता है। तो बच्चों बताओ टॉप पॉइंट की स्पीड क्या थी, 2v, क्या थी, 2v। तो बच्चों ये बताओ ऐसे ओमेगा से घुमा, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2r, तो ओमेगा इंटू 2r, ओमेगा बच्चों वही पुराना वाला 2v आ गया। अब इस पॉइंट की स्पीड याद करो क्या थी, √2v। बच्चों बताओ ये डिस्टेंस क्या है, r√2, तो इसकी वेलोसिटी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ओमेगा इंटू r√2, ओमेगा की जगह v/r रखोगे वही √2v। बच्चों इस पॉइंट की क्या आती थी, वही, कितनी डिस्टेंस है, वही, तो इधर ओमेगा r√2 ओमेगा v/r वही आ गया। तो आप देखोगे इससे भी आंसर वही आते हैं। तो बस एक छोटी सी चीज लेके चलनी है कि भाई इस पॉइंट के अबाउट हम प्योर रोटेशन मान सकते हैं। स्पीड वाला एप्लीकेशन क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, स्पीड वाला कोई और क्वेश्चन तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों समझो, इसे लिखो मत, बस समझ लो। जैसे ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, याद है बच्चों, एक्सेलरेशन निकाला था। इसको अगर हमें ये वाला टर्म पता हो तो हम एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे करोगे अब वो समझो। देखो इसके अबाउट ये क्या करता है, प्योर रोटेशन। तो प्योर रोटेशन में होता है टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा। अब बच्चों मान लो जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, या चलो आई के टर्म्स में निकालता हूं, उसमें भी आई के टर्म्स में निकाला था, या चलो कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए निकाल देता हूं। मान लो ये रिंग है, तो mr²। बच्चों इसके अबाउट क्या है, mr²। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट mr², तो इसके अबाउट mr² प्लस mr², 2mr²। अल्फा बच्चों वही a/r। अब टॉर्क mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल, फ्रिक्शन। तो बच्चों इसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, नॉर्मल 0, फ्रिक्शन 0, ये 0, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा r कट गए, बस वो सीधा एक्सीलरेशन आ जाएगा, m ये भी कट गया, g sin थीटा बाई 2, खत्म। समझ गए बच्चों? अब याद करो बच्चों, हमने ये क्वेश्चन किया था, ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेट से बच्चों ये रिंग है या डिस्क मान लो, चलो डिस्क है, इसका एक्सीलरेशन लिखना है। तो याद करो इधर mg, इधर नॉर्मल, फ्रिक्शन कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मान लो a और अल्फा a/r। अब इस पॉइंट के अबाउट बच्चों बताओ, नॉर्मल का टॉर्क, फ्रिक्शन का, mg का 0, इसकी डिस्टेंस क्या है, तो f इंटू 2r
आई mr² बाई 2 प्लस mr², 3/2 mr² और अल्फा a/r, 4f/3f, 4f/3f। तो अगर आपको ये पता हो तो आप अपनी स्टेप्स बचा सकते हो, वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन की लिखेंगे, फिर रोटेशन की लिखेंगे, फिर इक्वेट करेंगे। उसके अलावा भी बच्चों बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अभी बच्चों में इसमें होमवर्क दे देता हूँ, फिर इसमें हम कुछ और चीज़ें देख लेंगे। इंक्लाइन प्लेन हमने पढ़ा है आज ना, तो बच्चों क्वेश्चन तो खैर इसमें भी ज़्यादा नहीं कर पाओगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन तो खैर इसमें उतने ज़्यादा अभी हैं नहीं। एक काम करना बच्चों, क्या कि हमने साथ में कुछ कर लिए और बाकी फिर अलग टॉपिक के हैं। शॉर्ट एग्जांपल में देखता हूँ अगर कुछ कर पाऊँ। बच्चों सॉल्व एग्जाम्पल में अगर करना चाहो तो बच्चों अप टू 188 पेज तक कर लेना, अप टू 188 पेज में सॉल्व एग्जाम्पल में कर लेना, ठीक है? तो बच्चों बाकी मॉड्यूल से तो कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो हमने किया है वो उतना ही कर लेना, ठीक है? देखते हैं फिर बच्चों।